हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 114 के बारे में, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर ये सेक्शन 119 बन गया है। ये सेक्शन डील करता है कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, यानी कोर्ट जो है बहुत सारे फैक्ट्स के होने को अपने आप से ही मान सकता है। देखिए, अब ये जो प्रिज्यूम है, यानी अब जो प्रिजम्पशंस है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, अब इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो हम आपको सबसे पहले यही रिकमेंड करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले हमारी वीडियो जो प्रिजम्पशंस के ऊपर है उसको देखिए, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए, अब सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 119 बीएसए क्या कह रहा है? ये कह रहा है द कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट में प्रिज्यूम यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में प्रिज्यूम की कैटेगरी में आ रहा है। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, कोर्ट इज नॉट बाउंड टू प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस होने को कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, विच इट थिंक्स, जो कोर्ट को लगता है लाइकली टू हैव हैपेंड, कि ऐसा हुआ होगा। रिगार्ड, कोर्ट इसमें कंसिडर करेगा बीइंग हैड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, कॉमन कोर्स ऑफ क्या नेचुरली होता है, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। अब इसके अंदर जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, इसके अंदर हमें बताया गया है कि कोर्ट कोर्ट किस किस तरह के सर्कमस्टांसेस में क्या प्रिज्यूम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है a man who is in possession of stolen goods soon after the theft, अगर चोरी होने के कुछ वक्त के बाद किसी इंसान के कब्जे से वो चोरी की प्रॉपर्टी बरामद हो रही है जो चोरी हुई है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या प्रिज्यूम कर सकता है कि वो इंसान या तो चोर है जिसके पास से चोरी की प्रॉपर्टी बरामद हो रही है, ये आईपीसी के अंदर क्राइम है, और हैज रिसीव्ड द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, या तो उसने जान के उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है ये जानते हुए भी कि वो चोरी की है, ये भी क्राइम है आईपीसी के अंदर। अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन, जब तक कि वो इसका एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो या तो चोर है या तो उसने जान के वो प्रॉपर्टी खरीदी है ये जानते हुए भी कि वो चोरी की है। तो अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ हम लोग पढ़ते हैं, आमतौर पे क्या पढ़ते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ में ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि इस्टेब्लिश द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, और अक्यूज को कोर्ट क्या मानेगा? राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यही तो प्रिजम्पशन रहता है ना अक्यूज के फेवर में। लेकिन यहां पे तो देखिए खेल उल्टा हो गया, आपने खाली इतना सबूत दिया कि चोरी की प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास से बरामद हुई है, वहां पे प्रोसिक्यूशन ने मिस्टर एक्स की गिल्ट को साबित ही नहीं किया कि उसने चोरी करी है। जस्ट बिकॉज की चोरी के कुछ टाइम के बाद उसके पास से प्रॉपर्टी बरामद हो गई, कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकता है कि या तो वो चोर है और या तो उसने जान के उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है, उसके बाद भी उसने रिसीव कर लिया। यहां पे क्या हो गया? रिवर्स बर्डन चला गया, बर्डन जो है रिवर्स हो गया। अब यहां पे प्रोसिक्यूशन ये शो नहीं कर रहा है, ये स्टैब्लिश नहीं कर रहा है कि अक्यूज गिल्टी है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, प्रिजम्पशन रिवर्स हो गया। अब अक्यूज्ड को यह साबित करना होगा कि भैया मैं चोर नहीं हूं और ये प्रॉपर्टी मैंने रिसीव नहीं करी है ये जानते हुए भी कि ये चोरी की है, तो बर्डन रिवर्स हो सकता है। तो जब तक वो इसका एक्सप्लेनेशन ना दे, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है, ठीक है, हालांकि ये बर्डन रिबर्टल होगा। अब इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन बी। इलस्ट्रेशन बी कह रहा है कि एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि अगर कोई अकॉम्प्लिस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, पहले देखिए समझना पड़ेगा कि अकॉम्प्लिस होता कौन है। अकॉम्प्लिस उस इंसान को कहते हैं कि जहां पे मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी ऑफेंस को करते हैं, कई ऑफेंडर्स हैं एक साथ मिलके ऑफेंस कर रहे हैं, तो ये जो को अक्यूज्ड होते हैं उन्हीं को अकॉम्प्लिस कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो को ऑफेंडर्स होते हैं ये पकड़ जाते हैं, इनको सीआरपीसी के अंदर पार्डन ग्रांट कर दिया जाता है, माफी दे दी जाती है, इसलिए कि वो इस केस के अंदर गवाही दें। तो वो क्या बन जाते हैं? अप्रूवर बन जाते हैं, यानी विटनेस बन जाते हैं, प्रोसिक्यूशन के विटनेस बन जाते हैं।
ठीक है, तो जब अब वो विटनेस बन गए हैं और वो अपने को अक्यूज्ड के अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं, तो अब सवाल नहीं उठेगा कि उनकी जो गवाही है उसके ऊपर कितना रिलाई किया जाए। तो दो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर जो अकॉम्प्लिस की टेस्टिमनी को टच करते हैं। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि ये इलस्ट्रेशन है 114 या 119 के अंदर, उसके साथ साथ सेक्शन 133 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब ये इलस्ट्रेशन के अंदर कोर्ट को क्या प्रिजम्पशन का पावर दिया जा रहा है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि जो अकॉम्प्लिस है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, उसकी बातों का कोई वजन नहीं है, अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटीरियल पार्टिकुलर्स, अनलेस की उसकी कही हुई बात जो कोई मटीरियल एविडेंस है उससे कोरोबोरेट नहीं होती है, उससे मैच नहीं करती, उसकी बात पे हम रिलाई नहीं करेंगे। उसके साथ साथ सेक्शन 133 कहता है, जो अब बीएसए के अंदर 138 हो गया है, ये कह रहा है कि एन अकॉम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पेटेंट विटनेस, कि जस्ट बिकॉज कि कोई पर्सन अकॉम्प्लिस है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कॉम्पेटेंट विटनेस नहीं है, वो कॉम्पेटेंट विटनेस है अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल, अगर उसके बेसिस पे, यानी अकॉम्प्लिस जो होगा अगर उसकी गवाही पे कन्विक्शन होता है तो ये गलत नहीं है, इलीगल नहीं है। इफ इट प्रोसीड्स अपॉन द, अगर वो प्रोसीड होती है अपॉन द, यहाँ पे कोरोबोरेटेड नहीं है बल्कि अनकोरोबोरेटेड है। तो कुछ बेयर एक्ट्स के अंदर जो है गलतियां हो गई हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन 138 है बीएसए का, कुछ बेयर एक्ट के अंदर उसमें लिखा हुआ कोरोबोरेटेड, तो यहाँ पे अनकोरोबोरेटेड होगा, कि अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम उस इलस्ट्रेशन को 133 को मिला के पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अकॉम्प्लिस है तो आमतौर पे रूल ऑफ कॉशन हमें इसमें बता दिया गया है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो भरोसे के लायक नहीं, तो इसकी गवाही में कोई दम नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गवाही दे रहा है तो वो कॉम्पेटेंट विटनेस नहीं है, वो विटनेस ही नहीं माना जाएगा कॉम्पेटेंट, कि वो गवाही दे ही नहीं सकता है। हाँ, अगर वो गवाही दे रहा है, रिलायबल लग रही है उसकी बात, और उसके बेसिस पे सजा दी जाती है तो वो इलीगल नहीं होगी। ठीक है, ये इसका इलस्ट्रेशन भी हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन सी। A bill of exchange accepted or endorsed was accepted or endorsed for good consideration। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, मान लीजिए कोई चेक है, अगर वो एक्सचेंज हुआ है तो कोर्ट का ये प्रेजम्पशन इसमें कर सकता है कि वो गुड कंसिडरेशन के लिए हुआ है, उसके अंदर कोई जोर जबरदस्ती, डराना धमकाना, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग सेक्शन कवर कर रहे हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी ये सेक्शन 114 या 119 ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसका पहला वाला जो पार्ट है, जो अपर पार्ट है जिसे अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ये हमें बताता है कि कोर्ट क्या क्या प्रिज्यूम कर सकता है। इसके जो नीचे का पार्ट है, जो इसके सब सेक्शन 2 में बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि आप इन प्रिजम्पशंस को किस तरह से रिबट कर सकते हैं, यानी इन प्रिजम्पशंस को जो कोर्ट यहाँ पे फॉर्म करता है आप कैसे डिसप्रूव कर सकते हो। तो अब मान लीजिए कि यही बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर ये लेन देन हुआ है तो कोर्ट इसको मान सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है कि अच्छे पर्पस के लिए हुआ है, गुड कंसिडरेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें ऐसा सबूत दे दिया जाता है कि इसमें एक पार्टी जो एक्सेप्टर था वो बच्चा था, और वो पूरे तरीके से जो ड्रॉअर था उसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था, तो फिर ये जो गुड कंसिडरेशन का प्रिजम्पशन है ये क्या हो जाएगा, रिबर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स विच हैज बीन शोन टू बी इन एग्जिस्टेंस, अगर कोर्ट के सामने किसी चीज के एग्जिस्टेंस होने का सबूत दिया जाता है तो कोर्ट ये मानता है आमतौर पे कि वो चीज अभी भी चली आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के सामने ये बताया गया कि दो लोग हस्बैंड और वाइफ थे, दो लोग प्रिंसिपल और एजेंट थे, दो लोग लैंडलॉर्ड और टीनेंट थे, तो कोर्ट अभी भी ये प्रेज्यूम कर लेगा कि वो उनका जो रिलेशनशिप थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोई कहता है कि उनकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। इस सेक्शन को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया था सेक्शन 109 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर और सेक्शन 112 बीएसए के अंदर। ठीक है, तो कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती थी तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। हाँ, इसको भी रिबर्ट किया जा सकता है, इसको भी रिबर्ट किया जा सकता है। जब हम लोग सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि कोर्ट के सामने ये सबूत दिया गया कि नदी जो थी वो किसी एक कोर्स में बहती थी, किसी एक डायरेक्शन में एक कोर्स को फॉलो करके बहती थी, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो आज भी वैसे ही बहती होगी। लेकिन अगर कोर्ट के सामने ये सबूत दिया जाए कि बाद में बहुत बार बाढ़ आई
जिसके वजह से नदी का जो पानी है वो कई बार बढ़ा घटा है, जिसके वजह से मुमकिन है कि उस नदी का कोर्स चेंज हो सकता है, तो कोर्ट के इस प्रेजम्पशन को आप रिवर्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड। कोर्ट के सामने अगर ये हम सबूत देते हैं कि कोई जुडिशियल एक्ट परफॉर्म किया गया है, ऑफिशियल एक्ट परफॉर्म किया गया है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि वो रेगुलरली परफॉर्म किया गया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसको भी आप रिवर्ट कर सकते हो। इसके इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि मान लीजिए कि कोई जुडिशियल एक्ट है, उसको कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में किया गया है। अगर कोई जुडिशियल काम किया गया, मान लीजिए कोर्ट ने कोई जजमेंट आया, अब कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो इसके अंदर ये प्रेजम्पशन होगा कि जब वो जजमेंट आया है तो इसके अंदर सारी चीजों को कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से फॉलो करी होंगी। जैसे सम्मन भेजा होगा, दोनों पार्टी को सुना होगा, दोनों पार्टी अपीयर हुई होंगी, जिस तरीके से एक नॉर्मल काम चलता है, तो वो सारी चीजें नॉर्मली परफॉर्म हुई होंगी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, कोर्ट ये भी प्रिज्यूम कर सकता है द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस, कि जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसको किसी पर्टिकुलर केसेस में फॉलो किया गया। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस, देखिए इसको हम लोग जब पढ़ते हैं मिला के, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 16 से मिला के। तो जब हम सेक्शन 16 पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया गया है कि अगर कोर्ट के अंदर हम खाली इतना साबित कर देते हैं कि कोई कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस से कोई चीज होती है, कोई चीज किसी कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस के वजह से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं तो वो लेटर आप तक पहुंचता है ना। अब उस लेटर को हमने आप तक भेजा, उसकी एक एक चीज को कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा रहा है कि हमने पोस्ट किया था, पोस्ट करने के बाद उसको कहाँ पे रखा गया, किस तरह से भेजा गया, कौन सी ट्रेन से गया, किस तरह से गया, कैसे आप तक पहुंचा, ये सारी चीजें प्रूफ नहीं करी जाती है। अगर इतना प्रूफ कर दिया गया कि हमने लेटर पोस्ट किया है तो प्रिजम्पशन होगा कि वो आप तक पहुंच चुका होगा। तो जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस है, पोस्ट ऑफिस का पूरा काम, ये कोर्ट प्रिज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे किराएदार हैं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मुझे आपको मकान से निकालना है, मैं आपके लिए इजेक्टमेंट का सूट फाइल करता हूं। आप कहते हो कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिली, इन्होंने पहले मुझे कोई नोटिस ही नहीं दी, और मैं कहता हूं कि मैं आपको पहले ऑलरेडी नोटिस भेज चुका हूं, और उस नोटिस को भेजने के लिए मैंने वो नोटिस आपको रजिस्टर्ड वे में भेजी थी, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजी थी। कोर्ट के अंदर मैंने जो मुझे स्लिप मिली थी वो दिखा दिया कि मैंने तो रजिस्टर्ड ये नोटिस भेजी है आपको, तो कोर्ट क्या प्रेज्यूम कर लेगा कि वो नोटिस आपके पास पहुंच गई होगी। ठीक है। तो द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कोर्ट को ये पता चल जाता है कि कोई कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है, तो द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केस, कि अगर हमने आपको नोटिस भेजी है तो वो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में उस कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस को फॉलो किया गया था, जिस जो उसका प्रोसीजर था उसको फॉलो किया गया था, तो मतलब नोटिस आपके पास पहुंची थी। इसी चीज को सेक्शन 16 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बताया गया है। उसी के साथ साथ एविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस, ऐसा कोई सबूत जिसको पार्टी दे सकती थी, प्रोड्यूस कर सकती थी, बट उसने प्रोड्यूस नहीं किया। इफ प्रोड्यूस, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि अगर वो प्रोड्यूस कर देती, बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विद होल्ड्स इट, कि जिस इंसान ने उस एविडेंस को देने से मना कर दिया, अगर वो दे देता तो वो उसके अगेंस्ट चला जाता, यानी एडवर्स इन्फ्लुएंस, एडवर्स प्रिजम्पशन, कि अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, आपको उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था पर आपने नहीं पेश किया, तो ये इन्फ्लुएंस ड्राइव किया जा सकता है कि उसके अंदर कोई बात है जो आपके अगेंस्ट है। समझ रहे। मान लीजिए उसी तरीके से गवर्नमेंट से कहा गया कि जो वोटर लिस्ट है पेश करो कोर्ट में, उन्होंने नहीं पेश करी, ये प्रिजम्पशन बनाया जा सकता है कि या तो आप तैयार नहीं कर पाए हो, या तो उस वोटर लिस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी है। समझ में आया। उसी तरीके से फिर इलस्ट्रेशन ए चाहता है, इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन, उसी तरीके से जैसे ऊपर वाला था, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको वो नहीं देता है। इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर, जिसके लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है आंसर देने के लिए, द आंसर इफ गिवन, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि अगर ये आंसर दे देता, वुड बी अनफेवरेबल टू हिम, उसके अगेंस्ट होता। जैसा सेम ऊपर वाले में बताया गया है वही सेम चीज यहाँ पे एक
यहाँ पे आंसर देने के लिए बताया गया है, कोई जवाब देने के लिए बताया गया अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ व्हेन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन इज इन द हैंड्स ऑफ द ऑब्लिगर, द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज्ड। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, अगर वो ऑब्लिगर के हाथ में है, तो कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर सकता है कि जो ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने आपको 50,000 रुपए दिया और बदले में आपने हमें एक प्रोमिसरी नोट साइन करा। अब यो जो प्रोमिसरी नोट आपने साइन किया उसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी थी कि हाँ हमने आपको पैसा दिया है और आप मुझे लौटाओगे, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखी हुई थी। अब वो जो प्रोमिसरी नोट था वो मेरे पास रहेगा या आपके पास रहेगा? मैंने 50,000 रुपए आपको दिया है, आपने एक प्रोमिसरी नोट साइन करके मुझे दिया है कि हाँ मतलब आपने रिसीव किया है हमसे उधार के तौर पे। तो अगर देखा जाए तो वो तो प्रोमिसरी नोट मेरे पास रहना चाहिए ना, क्योंकि वही तो मेरे पास एक सबूत है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं उसके बेसिस पे आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ। ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए कि वो प्रोमिसरी नोट आपके पास से निकल आया, तो वही चीज ये कह रहा है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है इज इन इन द हैंड्स ऑफ द ऑब्लिगर, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे वो पैसा वापस कर दिया। ये प्रिज्यूम कर सकता है अगर आपके पास वो कागजात निकल आता जो मेरे पास होना चाहिए था। हाँ, इसको रिबर्ट भी किया जा सकता है। इसको रिबर्ट भी किया जा सकता है कि यहाँ पे कोर्ट के अंदर ये शो कर दिया जाए कि सामने वाले के पास कैसे पहुंच गया, कि सामने वाले ने उस डॉक्यूमेंट को चुरा लिया, किसी तरीके से चीटिंग करके हासिल कर लिया, तो इसको रिबर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए, अब यहां तक आई तक हमने इसके सारे इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देखे हैं। अब सब सेक्शन 2 में इसके रिबटल्स आ रहे हैं कि किन किन फैक्ट्स के बेसिस पे ऊपर वाले प्रिजम्पशंस को आप रिबर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको ऑलरेडी उन प्रोविजंस के साथ साथ बताते हुए हम चले हैं, तो ये चीज सबसेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये काफी बड़ा सेक्शन है, हमने कोशिश करा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ करने की कोशिश करिए। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।